सबसे पहले मैं आपको 4 पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं। ये कविता ओसिप मंदलस्ताम की है। 6 पंखों वाले भयानक बैल सा अकड़कर श्रम दिखा रहा है लोगों को अपनी आब, अपनी रगों में लाल रक्त खूब गाढ़ा भरकर सर्दियों के शुरू में ही खिल रहे हैं गुलाब। ये अक्टूबर 1930 में लिखी गई कविता है और रूसी कवि ओसिप मंदलस्ताम ने ये कविता लिखी थी। ओसिप मंदलस्ताम अपने क्रांति विरोध के लिए सोवियत संघ की जो क्रांति हुई थी, महान रूसी क्रांति जिसे हम कहते हैं, 1917 की महान रूसी क्रांति, तो उस क्रांति के विरुद्ध ये कविता लिखी है ओसिप मंदलस्ताम ने 1930 में। ओसिप मंदलस्ताम क्रांति के विरोधी थे। मैं क्रांति का समर्थन करता हूं, लेकिन फिर भी मैं इतना लोकतांत्रिक रहना चाहता हूं कि आदमी को अपने मन की बात कहने की आजादी रहे, स्वतंत्रता रहे। ओसिप मंदलस्ताम क्रांति होने के बाद अन्य बहुत से लेखकों और कलाकारों की तरह देश छोड़कर नहीं भागे। वो रूस में ही रहे। उन्होंने रूस में ही रहने का चुनाव किया और रूस में रहकर अपना सृजन कार्य आगे करते रहे। हालांकि उनके सामने कदम कदम पर मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां आई। ओसिप मंदलस्ताम के लिए नई सरकार के पास कोई काम नहीं था, और कोई काम मिलता भी था तो वो ओसिप मंदलस्ताम की मानसिकता के अनुकूल नहीं होता था। ओसिप मंदलस्ताम क्रांति का विरोध कर रहे थे और वैसी ही कविताएं भी लिख रहे थे। शायद तानाशाहों को लगता होगा कि कवि हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, कवि होते ही कौन है, कवि को तो हम एक चींटी की तरह से, एक कीड़े की तरह से, एक जू की तरह से, एक खटमल की तरह से मार देंगे और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ओसिप मंदलस्ताम के साथ ऐसा नहीं हुआ। ओसिप मंदलस्ताम को करीब 50 साल तक रूस में छापा नहीं गया। सोवियत लोग ओसिप मंदलस्ताम की मौत के बाद ओसिप मंदलस्ताम का नाम भी नहीं लेते थे, या नाम लेते हुए भी डरते थे। जो लोग ओसिप मंदलस्ताम को जानते थे, और जो लोग नहीं जानते थे वो तो नहीं ही जानते थे। उनकी किताबें तो छप नहीं रही थी, उन्हें तो
देशद्रोही घोषित कर दिया गया था, जैसे मोदी ने तमाम लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया। मोदी खुद को राष्ट्रभक्त मानता है, लेकिन आधा भारत उसके लिए देशद्रोही है। किसी को भी अर्बन नक्सल कहकर जेल में ठूंस देना मोदी की तानाशाही का प्रमाण है, सबूत है मोदी की तानाशाही का। ठीक वैसे ही वही सबूत स्टालिन ने भी अपने शासनकाल में दिया था। एक सबूत नहीं दिया, सैकड़ों सबूत दिए, सैकड़ों लोगों को मार दिया। स्टालिन ने ऐसे यातना शिविर जिनको हम कहते हैं, या श्रम शिविर जिनको सोवियत सत्ता कहती थी, ऐसे श्रम शिविर बनाए जिनमें लोगों को जो स्टालिन से सहमत नहीं होता था उसे उस श्रम शिविर में भेज दिया जाता था। ओसिप मंडलस्टाम को भी श्रम शिविर में भेज दिया गया। वो कहने के लिए ही श्रम शिविर थे। वो श्रम शिविर साइबेरिया में बने हुए थे। वो श्रम शिविर ऐसी जगहों पर बने हुए थे जहां भयानक ठंड होती है, जंगलों में, जहां गर्मी का कोई इंतजाम नहीं था। रूस में जहां ठंड जो है वो 0 से 60 डिग्री नीचे तक चली जाती है, उन इलाकों में वो श्रम शिविर बने हुए थे। और कवि ओसिप मंडलस्टाम को भी ऐसे ही एक श्रम शिविर में भेज दिया गया। श्रम शिविर में पहुंचने के 1 महीने के भीतर भीतर उनकी मृत्यु हो गई ठंड से। ठंड के अलावा ओसिप मंडलस्टाम अपनी कविताओं में चाहे कितना भी साहसी क्यों ना रहे हों, लेकिन जब जीवन पर बनाती है, जब जीवन मुश्किल हो जाता है, तो आदमी डरने लगता है। कवि ओसिप मंडलस्टाम भी भयभीत रहने लगे थे अपने जीवन के आखिरी दिनों में। और उस शिविर में जो रोटी 300 ग्राम रोटी हर कैदी को मिलती थी, तो उन्हें जो 300 ग्राम रोटी मिलती थी वो उसको नहीं खाते थे। उन्हें ये भय हो गया था कि इस रोटी में जहर मिला हुआ है और ये रोटी उन्हें मारने के लिए, उन्हें जान से मारने के लिए उन्हें दी जा रही है। लेकिन वही ओसिप मंडलस्टाम बड़े साहस के साथ स्टालिन का विरोध करते हैं। न सिर्फ स्टालिन का विरोध करते हैं, सोवियत सत्ता का विरोध करते हैं। सोवियत सत्ता को उन्होंने मृत्यु मान लिया था और सोवियत सत्ता के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। 2 कविताएं हैं मृत्यु के नाम से। मैं उन्हीं 2 कविताओं से ओसिप मंडलस्टाम की कविताओं का पाठ शुरू कर रहा हूं।
बीच बीच में मैं ओसिप मंदलस्टाम के बारे में और भी बातें आपको बताऊंगा। मृत्यु 1 4 मई 1937 को लिखी गई कविता है। जा रही है बेमन से अनुपम मीठी है चाल, जा रही है बेमन से अनुपम मीठी है चाल, सदा बहार तरुणी है वो, उम्र है 16 साल। जा रही है बेमन से अनुपम मीठी है चाल, सदा बहार तरुणी है वो, उम्र है 16 साल। उसकी भूख सहेली है गृह युद्ध मित्र किशोर, जा रही है तेजी से वह दोनों को पीछे छोड़। उसे लुभाए इस देश में सीमित सी आजादी, जबरदस्ती पैदा की गई कमी और बर्बादी। वसंत काल में चेरी फूले, फूले मौत आजाद, चाहे रुकना इसी देश में सदा कोई यमराज। एक और कविता है, उसका भी शीर्षक है मृत्यु। मृत्यु 2। गीली धरती की सहोदरा, उसका एक ही काम, गीली धरती की सहोदरा, उसका एक ही काम, रुदन यहां होता रहे हर दिन सुबह शाम। रात दिन जीवित लोगों का करती वह शिकार, रात दिन जीवित लोगों का करती वह शिकार, मृतकों के स्वागत में खोले मृत्युलोक के द्वार। स्त्री वह ऐसी इतवरी, इतवरी अभिसारिका को कहते हैं, जो रात के अंधेरे में छुपकर अपने प्रेमी से मिलने जाती है, उसे कहते हैं अभिसारिका, इतवरी। स्त्री वह ऐसी इतवरी कि उससे प्रेम अपराध, जिसे जकड़ ले भुजा पाश में उसका होता श्राद्ध। देश भर में फैल गए हैं अब उसके दूत अनेक, छवि है उनकी देवदूत की और डोम का गणवेश। जन कल्याण की बात करें वे, वादा करें सुख का, कस मसा कर रह जाता जन, ये फंदा है दुख का। यंत्रणा देते हमें उत्पीड़क ये, उपहार में देते मौत। यंत्रणा देते हमें उत्पीड़क ये, उपहार में देते मौत। देश को मरघट बना रही है जीवन की यह सौत, देश को मरघट बना रही है जीवन की यह सौत। ये दोनों कविताएं और करीब 78 दूसरी कविताएं आप संभावना प्रकाशन से प्रकाशित ओसिप मंदलस्ताम के कविताओं के संग्रह सूखे होठों की प्यास में पढ़ सकते हैं। सूखे होठों की प्यास का मूल्य है 125 रुपए और करीब 112 पेज की किताब है ये। कविताओं का अनुवाद छंद मुक्त ही नहीं है, बल्कि लय में भी कुछ कविताएं मैंने अनुवाद की हैं, जिनमें से 2 कविताएं अभी आपने सुनी। ओसिप मंदलस्ताम
सिर्फ सरकार विरोधी कविताएं ही नहीं लिखते थे। सरकार बदल गई थी, क्रांति तो कहने के लिए क्रांति हुई थी, वो क्रांति नहीं थी, क्योंकि रूस के जार ने पहले ही अपनी जारशाही से इस्तीफा दे दिया था और ये कह दिया था कि सत्ता मैं जनता को सौंप रहा हूं, जनता को अब इस देश का प्रबंध करना है। लेकिन उसके बावजूद कोई नया सत्ताधारी जब आता है, जैसे मोदी जी आए, तो उन्होंने ज्यादातर विचारधारा विरोधियों को जेलों में डलवा दिया। तो रूस की जारशाही के खात्मे के बाद जब लेनिन और स्टालिन के हाथ में सत्ता आई, तो उन्होंने भी जार के परिवार को, जिनमें एक छोटा बच्चा था 12 साल का, जार का पुत्र, और उनकी 3 बेटियां थीं, और पत्नी थी, उनके डॉक्टर थे, उनकी आया थी, उन सब लोगों को गोली मरवा दी। क्योंकि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न जार होगा, न कोई सत्ता पर अपना दावा करेगा। तो कोई भी नई सत्ता आती है तो वो अपने विरोधियों को देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश करती है, अपने विरोधियों को मरवा देती है, अपने विरोधियों की हत्याएं करवाती है, उन्हें जेल में ठूंसती है। कोई शब्द सुनना नहीं चाहता। मैं एक दो कविताएं और पढ़ देता हूं। एक कविता है मंदेशताम की, यदि मुझे पकड़ लेंगे हमारे वे जानी दुश्मन, यदि मुझे पकड़ लेंगे हमारे वे जानी दुश्मन और मुझसे बात करना, यदि मुझे पकड़ लेंगे हमारे वे जानी और मुझसे बात करना भी छोड़ देंगे सब जन, यदि मुझसे छीन लेंगे वे दुनिया के सारे सुख और सांस भी न लेने देंगे, बंद कर देंगे मुख, यदि मैं न कह पाऊंगा कि जीवन की होगी जीत, कि जनता ही होती है सदा महान्यायाधीश, यदि जानवरों की तरह वे मुझे रखेंगे बाड़े में बंद और जमीन पर फेंकेंगे वे भोजन के टुकड़े चंद, चुप नहीं बैठूंगा तब भी मैं चीखूंगा हर वक्त, दर्द नहीं सहूंगा तब भी मैं खौलेगा मेरा रक्त, तब रचूंगा मैं वह सब जो उस वक्त रच पाऊंगा, शत्रु के गले का फंदा बनकर जन को जगाऊंगा, मेरी आवाज में होगा तब भी 10 बैलों का जोर, खोद डालूंगा अपने हल से यह काली धरती कठोर,
डरी हुई अपनी जनता की आंखों के गहरे सागर में, अत्याचारी प्रबल दमन के तानाशाही महासागर में, सुरसुराए चाहे कितना ही अपनी धमकियों से लेनिन मेधा और जीवन को मारे, चाहे कितना ही स्टालिन। यह कसम उठाता हूं साथी, मैं तूफान बन के आऊंगा, बचा सड़न से इस दुनिया को फिर से नई बनाऊंगा, बचा सड़न से इस दुनिया को फिर से नई बनाऊंगा। उनकी एक और कविता है, मेरे पास नहीं तेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं तेरे पास नहीं, उनके पास है। अपने इस समाज की ताकत आज उनके हाथ है। उनका हुक्का भरते हैं मुखबिर और चुगलखोर, डंडों से और कूप खोदकों से है उनका जोर। उनका हुक्का भरते हैं मुखबिर और चुगलखोर, डंडों से और कूप खोदकों से है उनका जोर। लोग खोलकर अपने नाजुक सीपी जैसे होंठ खींच लेते हैं मन के भीतर उनकी भारी चोट। लोग खोलकर अपने नाजुक सीपी जैसे होंठ खींच लेते हैं मन के भीतर उनकी भारी चोट। लहरदार कुंडलियों जैसी सब बातें उनकी भैया, लहरदार कुंडलियों जैसी सब बातें उनकी भैया, और वादे सब बेहद मोहक पर राहें भूल भुलैया। रचेगा तू रक्त से अपने यदि उनका आनंद और सुख, रचेगा तू रक्त से अपने यदि उनका आनंद और सुख, अपने तन पर झेलेगा उनका ज्वार भाटे सा दुख। तब तू ही उनका वारिस होगा जिनका राज्य विशाल, नाम नहीं है उनका कुछ पर मजबूत है कंकाल, नाम नहीं है उनका कुछ पर मजबूत है कंकाल। ये वो कविताएं हैं जो मंदलस्टाम ने अपने जीवन के अंतिम 2 या 3 वर्षों में लिखी। इन कविताओं में मंदलस्टाम और सत्ता खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। मंदलस्टाम को मृत्यु का कोई भय नहीं रहा था। मंदलस्टाम को मालूम था कि मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन अपनी बात, अपने मन की बात कहना जरूरी है। इससे पहले करीब 15 बरस तक मंदलस्टाम ने जो कविताएं लिखी, वो कविताएं मिथकों में लिखी गई हैं। मंदलस्टाम ने रोमन और यूनानी मिथकों का उपयोग किया अपनी बात कहने के लिए। उन मिथकों की वजह से ही मंदलस्टाम को बेहद दुरूह कवि माना जाता है, बहुत मुश्किल कवि माना जाता है। उनकी बात समझ में नहीं आती। मैंने 1984-85 में, 84 के अंत में, 85 के शुरू में, 84-85 की सर्दियों में, जाड़ों में मंदलस्टाम का नाम पहली बार सोवियत संघ में सुना था। एक जर्मन कवयित्री थी जिन्होंने मंदलस्टाम का अनुवाद किया था, और वो अपने साथ, वो यहाँ एक अनुवाद की कॉन्फ्रेंस हो रही थी अनुवाद के बारे में, तो वो अपने साथ अपनी किताब लेकर आई थी।
तब ज्यादातर रूसी लोगों ने पहली बार मंडलस्टाम की तस्वीर देखी जो उस किताब में छपी हुई थी। तब बहुत से लोगों ने पहली बार मंडलस्टाम का नाम सुना। मैंने भी मंडलस्टाम का नाम तभी सुना था। वो किताब दो भाषाओं में थी, जर्मन में और मूल रूसी में। मैंने मूल रूसी में किताब उनसे एक रात के लिए मांग कर किताब में वो रूसी कविताएं पढ़ने की कोशिश की। शायद एक कविता मेरी समझ में आई थी, बाकी कोई कविता मेरी समझ में नहीं आई। उसका कारण ये था कि उन्होंने सारी कविताएं अपनी मिथकों में लिखी हैं। यूनानी और रोमन मिथकों का इस्तेमाल ज्यादातर किया है। रोमानी रोम के यानी रोम के मिथकों का और यूनान के मिथकों का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मंडलस्टाम इन्हीं मिथकों से ज्यादा परिचित थे। मंडलस्टाम वैसे यहूदी थे और मंडलस्टाम का जन्म पोलैंड में हुआ था, पोलैंड के वारसा नामक शहर में। तब पोलैंड रूस का हिस्सा था और एक अलग देश नहीं था बल्कि रूस का हिस्सा था। तो पोलैंड में जन्म लेने के बाद उनके पिता जो हैं वो चमड़े का व्यापार करते थे। उनके पिता ने मंडलस्टाम का जन्म होने के बाद ये तय किया कि वारसा छोड़कर सेंट पीटर्सबर्ग या रूसी में जिसे कहते हैं सांक्ट पीटरबुर्ग, तो सांक्ट पीटरबुर्ग चला जाए, वहां शायद व्यवसाय ज्यादा अच्छा चलेगा। मंडलस्टाम अपने पिता, छोटे भाई और मां के साथ सांक्ट पीटरबुर्ग आ गए। सांक्ट पीटरबुर्ग में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पेरिस चले गए पढ़ने के लिए। पेरिस में उन्होंने 2 वर्ष धर्म और इतिहास और दर्शन विभाग में पढ़ाई की। वहां पढ़ जब वे वहां पढ़ रहे थे उसी दौरान उनके पिता का व्यवसाय खराब हो गया। पिता ने पैसा भेजना बंद कर दिया। मंडलस्टाम को पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस पीटर्सबर्ग लौटना पड़ा। लेकिन अगले ही वर्ष मंडलस्टाम ने सांक्ट पीटरबुर्ग विश्वविद्यालय, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और यहां भी दर्शन और इतिहास विभाग में ही दाखिला लिया। ज्यादातर रोमन और यूनानी दर्शन, रोमन और यूनानी ईसाई परंपराएं विषय का अध्ययन करते थे। लेकिन सांक्ट पीटरबुर्ग की भी उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई। 2 साल बाद ही उनको वहां से भी अपना नाम कटाना पड़ा क्योंकि वो फीस नहीं दे पाए। लेकिन इस बीच उनका परिचय आन्ना अखमातवा जैसी कवि से हो गया था जो
उस समय की युवा रूसी कवियों में एक जाना पहचाना नाम बनता जा रहा था। अन्ना अखमातोवा रूस के एक दूसरे बड़े कवि की पत्नी थी। उन कवि का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उस कवि को भी सोवियत सत्ता ने आते ही आते गिरफ्तार करके गोली मार दी थी 1920 में। तो अन्ना अखमातोवा और उनके बीच, मंदलस्ताम के बीच परस्पर आकर्षण भी बाद में पैदा हो गया, लेकिन फिर भी फिर भी वो मित्र की पत्नी थी। ठीक है, मित्र की विधवा थी, लेकिन मित्र की पत्नी थी। मंदलस्ताम ने उनके साथ सिर्फ मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही रखा, प्रेम नहीं किया। दोनों के बीच प्रेम था भी, तो उस प्रेम को जाहिर नहीं किया। हालांकि मंदलस्ताम की कविताओं में बार बार अखमातोवा का जिक्र आता है, बार बार अखमातोवा उन्हें लुभाती हैं। साफ पता लगता है उन कविताओं को पढ़कर कि मंदलस्ताम जो है वो कहीं ना कहीं अखमातोवा से प्रेम करते हैं। जैसे एक कविता है, उस धुंधले कमरे से अचानक हल्की शाल ओढ़े बाहर आई तुम। उस धुंधले कमरे से अचानक हल्की शाल ओढ़े बाहर आई तुम। किसी को तकलीफ नहीं दी हमने, सोते हुए नौकरों को नहीं जगाया। ये कविता अखमातोवा के बारे में है। और तब मंदलस्ताम 18 साल के थे, अखमातोवा 17 साल की थी, लेकिन फिर भी जो युवा दिलों का आकर्षण होता है, युवा शरीरों का आकर्षण होता है, वो आकर्षण कहीं ना कहीं उन्हें उन्हें भी आकर्षित कर रहा था, दोनों को। लेकिन अपनी सीमा में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर दोनों एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम, अपना आकर्षण अभिव्यक्त करते रहे। एक और कविता है 1912 की लिखी हुई। 1912 में 21 साल के थे मंदलस्ताम, और उन्होंने ये कविता भी अखमातोवा हैं इसमें, लेकिन कहीं स्पष्ट नहीं किया कि अखमातोवा है। अस्थिर है छवि तुम्हारी, ईश्वर को लेकर है ये कविता। अस्थिर है छवि तुम्हारी और बेहद यातनादायक, कोहरे में मैं छू नहीं पाया उसे, पर मुंह से निकला अचानक ए खुदा। हालांकि सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कहूंगा। ईश्वर का नाम जैसे मेरे हृदय से निकल कर उड़ा, एक बड़ा पक्षी है कोई, जिसके सामने लहरा रहा है घना कोहरा और पीछे है खाली पिंजरा। एक और
कविता है जो तत्कालीन रूस के बारे में है। 1914 में रूस कैसा था। लोग जो हैं कबूतर खाने जैसे दड़बों में, जिसको दड़बे कहते हैं, कबूतरों के दड़बे, उनमें लोग रहते थे और कैसा जीवन जीते थे। इस कविता में थोड़ा सा रोमांटिसिज्म है, लेकिन फिर भी आइए कविता देखते हैं। चांद पर जन्म नहीं लेती एक भी गीत कथा, चांद पर जन्म नहीं लेती एक भी गीत कथा, चांद पर सारी जनता बुनती है टोकरियां, चांद पर सारी जनता बनाती है टोकरियां, बुनती है पायाल से, पायाल फूस, बुनती है पायाल से हल्की फुल्की टोकरियां, चांद पर अंधेरा है उसके आधे हिस्से में, आधा रूस गरीब है। चांद पर अंधेरा है उसके आधे हिस्से में और शेष में घर हैं साफ सुथरे, नहीं नहीं, घर नहीं है चांद पर, सिर्फ कबूतर खाने हैं, नहीं नहीं, घर नहीं है चांद पर, सिर्फ कबूतर खाने हैं, नीले आसमानी घर जिनमें रहते हैं कबूतर, नीले आसमानी घर जिनमें रहते हैं कबूतर। अखमातवा के बारे में ही एक और कविता है। आधा मुड़कर हो रंजीदा लापरवाही से उसने देखा, आधा मुड़कर हो रंजीदा लापरवाही से उसने देखा, शाल अचानक गिरते गिरते ठहर गई उसके कंधों पर, आवाज थी उसकी बेहद उन्मादी अमंगल सूचक, कड़वी थी वह भांग की तरह। ये पंक्ति सीधा अखमातवा की कविता पंक्ति उठाकर उन्होंने अपनी कविता में जोड़ दी। आवाज थी उसकी बेहद उन्मादी अमंगल सूचक, कड़वी थी वह भांग की तरह, जैसे दफना देगी रूहें सबकी, क्रोधित थी इतनी फेदरा, खड़ी थी वह कुछ इस तरह, लिए राशेल की मुद्रा। फेदरा नाम का एक नाटक हुआ है जो 1677 में त्रासद नाटिका थी और जिसमें राशेल जो है वो एक फ्रांसीसी अभिनेत्री थी जो बार बार इस नाटक में भूमिका करती थी। तो राशेल की मुद्रा में जो है अखमातवा गुस्से में दिखाई दे रही हैं। जब अखमातवा नाराज होती हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि ये तो मुद्रा जो है वो राशेल की है। कुछ और कविताएं भी हैं उनकी, जैसे एक कविता है चार्ली चैपलिन के बारे में। वो कविता कहने के लिए चार्ली चैपलिन के बारे में है, लेकिन वो कविता रूस के जीवन के बारे में है। रूस में कैसा है जीवन और चार्ली चैपलिन उस जीवन को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे चार्ली चैपलिन उसके प्रतीक बन जाते हैं। कविता का शीर्षक है अभिनेता चार्ली चैपलिन। अभिनेता चार्ली चैपलिन फिल्म से बाहर निकला, जूतों के फटे हैं तल्ले, होठों का कटा है कल्ला। अभिनेता चार्ली चैपलिन फिल्म से बाहर निकला,
जूतों के फटे हैं तल्ले, होठों का कटा है कल्ला, दो अखियां उसकी प्यारी हैं काली कजरारी, चारू चपल लगे वे विस्मित हैं मतवारी। यह अभिनेता चार्ली चैपलिन है, उभरे होठों वाला, जूतों के फटे हैं तल्ले और किस्मत पर है ताला। कैसे तो सब जीते हैं, लगता है गड़बड़ झाला। कैसे तो सब जीते हैं, लगता है गड़बड़ झाला, बड़ा अजनबी लगे है जीवन का यह उजाला। कलई किया है चेहरा, चेहरे पर छाई दहशत, दिलो दिमाग पर वश नहीं, मन में है गहरी वहशत। कलई किया है चेहरा, चेहरे पर छाई दहशत, दिलो दिमाग पर वश नहीं, मन में है गहरी वहशत। कालिख पहले से गहराई, लगे है फैल गई स्याही। कुछ धीमे स्वरों में सबसे चैपलिन ये कहे है भाई, लोग पसंद मुझे करें क्यों, मैं क्यों हुआ हूं चर्चित। लोग पसंद मुझे करें क्यों, मैं क्यों हुआ हूं चर्चित। यह माह मार्ग भला क्या सबको करे प्रदर्शित। यह महामार्ग भला क्या सबको करे प्रदर्शित। बड़ा अजनबी लगे है जीवन जो नहीं सुरक्षित। वो अभिनेता चार्ली चैपलिन, वो अभिनेता चार्ली चैपलिन, जरा पैडल को दबा तू, खामोश न बन रे भैया। वो अभिनेता चार्ली चैपलिन, जरा पैडल को दबा तू, खामोश न बन रे भैया। असली भूमिका में आ तू, साफ कर दे सारे दड़बे, साफ कर दे सारे दड़बे, और बन जा जैसे तकली। तेरी पत्नी रह गई है, देख परछाई सी पतली, झक और सनक ही होगी अब तेरी मजबूरी। बस पार करनी होगी तुझे ये अनजानी दूरी। आया कहां से चैपलिन, यह पुष्प बड़ा सा लोहित। सोवियत सत्ता। आया कहां से चैपलिन, ये पुष्प बड़ा सा लोहित, क्यों जन है दिखाई देता उससे इतना सम्मोहित। कारण है इसका साथी कि यह मस्कवा, मास्को, कि यह मस्कवा है भाई। वो अभिनेता चार्ली चैपलिन, तू अब कर थोड़ी ढिठाई। आ चार्ली यहां तू आ, आ चार्ली यहां तू आ, अब यह खतरा तू उठा। असमय में तू यूं ही न बेचैन हो न घबरा। अब तेरा बड़ा पटीला, अब तेरा बड़ा पतीला, बस यही जनसागर है। अब तेरा बड़ा पतीला, बस यही जनसागर है। इसी में तू अब अपनी बस खिचड़ी गरम पका। जरा देख मस्कवा फिर कितना निकट है चार्ली। जरा देख मस्कवा फिर कितना निकट है चार्ली, और रहा यह उसकी तुझको नहीं विकट है चार्ली। ये कविता 1937 में लिखी गई है, जब मंदलस्ताम पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उन्हें ये मालूम था कि अब उन्हें लटका दिया जाएगा, अब उन्हें मार दिया जाएगा। उनके पास जीवन के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन चार्ली चैपलिन के माध्यम से जहां वो अपनी निराशा व्यक्त करते हैं, वहां वो आशा आशा भी व्यक्त कर रहे हैं कि ये जनसागर जो है यही पतीला है, खिचड़ी इसी में पकनी चाहिए। तुम्हारा विरोध जो है वो इसी जनसागर को दिखाई देना चाहिए।
जनसागर को ये समझ में आना चाहिए कि वो अंधभक्त नहीं बने, क्योंकि जनता जो होती है वो भेड़ होती है, और भेड़ों की तरह से एक बार जो लहर चल जाए, एक बार जो आगे आगे जिस भेड़ जिस रास्ते पर जा रही है, सारी भेड़ें उसी रास्ते पर चलती चली जाती है। आगे वाली भेड़ अगर खाई में गिरकर अपनी जान दे रही है तो बाकी सारी भेड़ें भी खाई में गिरकर अपनी जान दे देंगी। तो मंदलस्तान जो हैं वो इस बात को समझने लगे थे कि जनता के साथ रहकर ही, जनता से अपनी बात कहकर ही वो इस सरकार का, इस सत्ता का विरोध कर सकते हैं। और अपनी इस कविता में उन्होंने अपनी निराशा के साथ साथ ये आशा भी व्यक्त की है कि यह राह बहुत विकट नहीं होगी। अगर तुम जनता के साथ रहोगे तो यह राह बहुत विकट नहीं होगी। मेरे ख्याल से आज इतना ही परिचय मंदलस्तान से आपका करा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी और 2-3 वीडियो इस तरह के रिकॉर्ड कर पाऊं, जिनमें ओसिप मंदलस्तान के बारे में, उस कवि के बारे में जिसको मरने के बाद 50 साल तक जिसका कोई नाम लेवा ही नहीं था, जिसको सोवियत जनता जानती ही नहीं थी, और जो आज रूस के में स्कूली कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, जिस कवि को स्कूल में कोर्स में अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग कविताएं मंदलस्तान की कोर्स में लगी हुई हैं। तो मंदलस्तान जो है उनका नाम जीवित रह गया और सत्ता उनको नष्ट नहीं कर पाई। आज मंदलस्तान सारी दुनिया में पढ़े जाते हैं, सारी दुनिया की विभिन्न भाषाओं में उनकी कविताओं के अनुवाद किए जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कविता तो सारी मिथकों में है ना, और मिथकों में कवि को, जो अनुवादक है, उसको कविता समझना आसान नहीं है। जब तक उसको सारे मिथक मालूम नहीं हो, मंदलस्तान की जीवन की स्थितियां मालूम नहीं हो, मंदलस्तान किस तरह से कविता उन्होंने लिखी। मैंने ही 1984-85 में पहली बार कविताएं सुनी थी और मैं उनकी कविताएं अनुवाद करना चाहता था। उनकी कविताएं तो मुझे मिल गई उसी में, लेकिन समझ में नहीं आती थी क्या लिखा है, क्यों लिखा है। और और उन कविताओं को अनुवाद करने के लिए जरूरी है कि मंदलस्तान के बारे में उनकी पत्नी नादिया मंदलस्तान ने जो संस्मरण लिखे हैं, उनके आसपास के साथियों ने, उनके दोस्तों ने उनके बारे में जो संस्मरण लिखे हैं, उनको पढ़ा जाए, उनको गुणा जाए पढ़ने के बाद, तब आपकी मंदलस्तान समझ में आ जाते हैं। और एक बार मंदलस्तान समझ में आने लगते हैं तो फिर खुलते चले जाते हैं। आज बस इतना ही, बाकी अगले अंक में। नमस्कार।